हमारा सोलन रेडियो 90.4 एफएम के श्रोताओं को मेरा यानी कि ब्रिजेंद्र सिंह पंवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए समय समय पर रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। वो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आज के समय में बहुत जो है चर्चित है और उसके ऊपर चर्चा करना जो है बहुत ज़रूरी एक काम है इस समय पे। तो वो है संविधान। हमारा जो भारत का संविधान है उसके विभिन्न आयाम, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में आज बहुत ही जो है अच्छे वक्ता इस वक्त मौजूद हैं जो कि हमारे युवा वर्ग से संबंध रखते हैं। तो हमारे बीच में आज हैं शिवम कंवर जी, जो कि लॉ स्टूडेंट हैं, BA LLB जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री है उसमें ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। और ये GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में जो है स्थित हरियाणा में, वहाँ के ये विद्यार्थी हैं। और इनका जो स्पेशलाइजेशन है ये इसमें जो संविधान है उसकी पढ़ाई प्रमुख है। और जो दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं वो सत्यम कंवर जी हैं। ये भी लॉ स्टूडेंट हैं, 4th ईयर के स्टूडेंट हैं अभी ये इसी यूनिवर्सिटी में, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में। और BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ये भी कर रहे हैं। तो जो युवा हैं उनका संविधान को लेकर क्या दृष्टिकोण है, वो क्या समझते हैं, और जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं ये आने वाले समय में प्रतिभाशाली जो ये प्रवक्ता बनने वाले हैं, तो इनके जो विचार हैं वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे संविधान के बारे में। और जो दो अन्य पैनलिस्ट हमारे हैं ये बिल्कुल इनसे विपरीत बहुत ही तजुर्बेकार और अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त दो सीनियर पैनलिस्ट हैं। प्रोफेसर पठानिया जी हैं जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और शिक्षाविद के साथ साथ एक समाज सेवी हैं। बहुत सारा जो समय है ये समाज सेवा में देते हैं। जैसे सोलन की जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इनका कोई परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे पैनलिस्ट जो हैं ये काफ़ी ख्याति प्राप्त जो हैं एकेडमिशियन हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, प्रोफेसर GD गुलाटी। इनकी कई पुस्तकें जो हैं हिस्ट्री की इन्होंने लिखी हैं और वो पाठ्यक्रम में भी आती हैं। और इनका मिडिवल हिस्ट्री पे इनकी पढ़ाई है। तो जो हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जो नई पीढ़ी की क्या सोच है और जो हमारे पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका संविधान के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ये हम आज जानेंगे। और बहुत ही मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी ये चर्चा हमारी आज होगी इस विषय के बारे में। तो मैं इस परिचय के साथ अब आगे जो है प्रोफेसर पठानिया को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप जो है आगे इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। मैं देवभूमि हिमाचल को नमन करता हुआ 90.4 FM के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। देश की उन सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन जिनके आज़ादी के जुनून के कारण हम आज आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आज़ादी के बाद देश को दिशा दृष्टि देने के लिए लिखित संविधान बना जो दिशा निर्देश देता है निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, देश स्तर पर प्रदेश स्तर पर सरकारें कैसे गठित हों, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे हो
उचित हालात कैसे पैदा हों जिसमें लोगों को की उम्मीदें जो हैं वो पूरी हों और समाज का पोषण हो। हमारा संविधान किस तरीके से इन चीज़ों का समावेश अपने आप में करता है, उसके लिए मैं श्री शिवम कंवर जी से अनुरोध करूंगा कि वो उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करें। शिवम कंवर जी प्लीज़। पहली बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें 90.4 FM पे इनवाइट करने के लिए और हम संविधान के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो भारत था वो कई साल तक अंग्रेज़ों के राज के अंडर रहा। तो इस वजह से जब हमने अपना फ्रीडम लिया, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी, उसके बाद सबसे पहला ख्याल ये था कि अब देश को चलाया कैसे जाए। बिकॉज जैसे ही अंग्रेज़ छोड़ के गए तो काफ़ी ज़्यादा असमंजस के हम माहौल में थे। काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि अब हमारा नेतृत्व कौन करेगा। काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि अब आपका भारत जो है आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इतना हम इकोनॉमिकली पीछे खिंच गए थे। हमारे जो सारा सोना था, हमारी सारे वेल्थ थी, वो सारे अंग्रेज़ बाहर लेके गए थे। तो इस वजह से हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे, ऐसी हम स्थिति में थे कि अब भारत को गवर्न करने के लिए, भारत को संभालने के लिए एक ऐसी लॉ की ज़रूरत थी, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो लोगों को जो है एक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दे। लोगों को पता रहे कि भाई अब हमारे पास है, हमारा लॉ है और जिसके अंडर ही हम गवर्न होंगे। और जो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने बड़ा राज करा और बहुत डंडा और छड़ी के साथ राज करा, उसका अब अंत है और जो हमारा लॉ है उसी को फॉलो करा जाएगा। तो इसको देखते ही देखते हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है आपका जो था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करी थी। और जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे लोगों का योगदान भी था। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आपका ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करी थी जो हमारे प्रियम्बल में आए थे। अब संविधान जैसे जो वकालत पढ़ रहे हैं या जिनको वकालत का पता है, या जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको काफ़ी कुछ समझ में आता है। पर जो लोग वकालत नहीं पढ़ रहे, उनके लिए हमारा जो संविधान है कई सौ पेजेस का, वो प्रियम्बल में जो है शॉर्ट डाउन कर दिया, उसको जो है प्रियम्बल में कहते हैं समराइज़ कर दिया। तो जो प्रियम्बल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वकालत की फील्ड का हो, चाहे ना हो, वो प्रियम्बल पढ़ के समझ पाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देना चाह रही है। तो इस वजह से हम प्रियम्बल की चर्चा से 2 मिनट का शुरुआत रखते हैं। तो प्रियम्बल हमारा जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक देखने पड़ते हैं। ऐसे वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रियम्बल हमारा शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ये चीज़ हमने प्रियम्बल में लिखी क्यों? हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वी द पीपल ऑफ इंडिया का ये मतलब है ब्रिटिश राज के अंडर हम जो थे सप्रेस रहे, हमें दबाया गया बहुत। पर जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी तो वो किसी 1, 2, 3, 4, 100 लोगों ने नहीं करी, वो पूरे भारत के लोगों ने करी, इकट्ठे मिलके करी। इसलिए जो हमारा लॉ है वो भी अपनी पावर कहाँ से लाएगा? उन्हीं लोगों से लाएगा जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया का हमने उसमें मेंशन करा, ताकि जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है उसी से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ताकत ले रही है, उसी से हमारा संविधान जो है अपनी ताकत ले रहा है। संविधान जो लोगों के ऊपर नहीं है, बस लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए हमारा जो लॉ है, संविधान बनाया गया है। तो दूसरी बात, इसमें और शब्द यूज़ करे गए, हमारा सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, जस्टिस, लिबर्टी हो गया। तो ये सारे शब्दों का भी क्या मतलब है? ऐसे हमारा सोशलिस्ट वर्ड हो गया, ठीक है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे शब्द हमने इसलिए ऐड करे क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में हमारे इंडिया में पहली बात तो ये है, कोई भी अब हमारा डिसीजन होता था, कोई भी हमारा जो डिसीजन होता था वो सारा जो था अंग्रेज़ सरकार बनाती थी और वो हमें उसका पालन करना पड़ता था बिना कुछ उसमें सोचे समझे। पर जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी तो इसलिए हमें ऐसा शब्द आया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। इसका मतलब यह है कि कोई भी डिसीजन जो है भारत का, भारतवासी ही लेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही लेंगे। तो इसलिए हमारा जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया आया, फिर सोशलिस्ट आया, फिर सेक्युलर आपका आया। सेक्युलर जो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया, 1976 में अप्रॉक्सीमेटली आई बिलीव आया था ये, और ये इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया इमरजेंसी के टाइम पे। जो आपका सेक्युलर शब्द है, इसकी जितनी बात करी जाए उतना कम है। सेक्युलर बहुत बड़ा शब्द है और बहुत ज़्यादा वास्ट, डाइवर्स वर्ड है।
सेक्युलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इंडिया में जैसा हमें पता है कि आपके पोर्चुगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे, ब्रिटिश थे, उसके अलावा कई सारे मुस्लिम जात के लोग भी हैं, कई सारे जैन हो गए हमारे, बुद्धिस्ट हो गए हमारे, हिंदूज़ में भी कई सारे अलग अलग हैं, सिख, ईसाई सब। तो सेक्युलरिज्म एक ऐसा शब्द है वो पूरे भारत को एकजुट कर देता है, जिसमें कि हम कोई भी रिलीजियस बिलीफ, कोई भी हम जो रिलीजियस बिलीव है उसको हम गवर्नमेंट में सेंटर में मानती नहीं है। सारे रिलीजन का हमारे देश में चालन है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा लॉ जो है बहुत लंबा है। तो प्रियम्बल का ये थोड़ा सा एसेंस था जिसमें आपका जस्टिस लिबर्टी भी आता है। वो हमें सब पता है कि हमारे कोर्ट्स बने हैं, सबको जो जस्टिस की पहुंच होनी चाहिए सब तक, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे जस्टिस क्या होता था, जो अंग्रेज़ों को ठीक लगता है वो होता था। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जस्टिस वो है जो हमारा संविधान, जिन लोगों ने हमें फ्रीडम दिलाया था, उन लोगों से जो पावर लेता है संविधान, उसको जो ठीक लगता है वो जस्टिस होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा बात अगर हम आगे भी करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल तक तो नहीं है सीमित, इसके आगे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी, काफ़ी कुछ है। पर हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो जल्दी से दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हमारे, कि ये भी सब अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने जो हमारे को हमारे राइट्स नहीं दिए, क्योंकि आपका कोई भी बंदा अगर हमारे देश में रहता है तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें राइट्स होते हैं जिसके बराबर वो ड्यूटीज़ भी करता है। तो राइट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे फ्रीडम का राइट होता है कि जब मन करे आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका इक्वालिटी का राइट होता है कि सब लोग इक्वल होने चाहिए। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, इसमें 6 भाग हैं। तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंग्रेज़ों के टाइम पर सबसे ज़्यादा छीना गया हमसे, ठीक है ना। उसके बाद आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, ये सब जो है हमें कई साल तक दिखा अंग्रेज़ों के राज में। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, वो भी इसका बहुत बड़ा आपका उदाहरण है कि हमारे को फ्रीडम, कोई भी राइट्स हमें दिए नहीं गए थे, फ्रीडम हमारे पास बिल्कुल नहीं था, जो अंग्रेज की मर्जी थी वो करता था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बनाई गई है कि इंडिया को एक तरीके से वेलफेयर स्टेट का सिस्टम में कन्वर्ट करा जाए। अंग्रेज़ों के राज में हम पुलिस स्टेट थे, अब हम वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट मतलब क्या, कि लोगों का बेनिफिट देखा जाए, लोगों का वेलफेयर देखा जाए, सोशली डेवलप करा जाए लोगों को। तो ये हमारा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव है। तो इसी के साथ अब मैं सत्यम कंवर को माइक देना चाहूँगा। सबको नमस्कार, मैं सत्यम कंवर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जैसा शिवम जी ने बात करी, उसके बारे में आगे बात करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी संविधान जो है वो एक बहुत ही विशाल किताब है, दुनिया की सबसे बड़ी विशाल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आज की डेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ उस किताब की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और भी बहुत सारे उसमें आपके टॉपिक्स कवर हुए हैं, और बहुत सारे हम निवासियों को राइट्स दिए गए हैं, सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिन प्रतिदिन डेवलप करा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसी किताब है जिसमें आपके रूल्स, नॉर्म्स और सारे के सारे ये लिखे गए हैं, लेकिन इन सबको इन्फोर्स करा जा रहा है एक्ट्स के थ्रू, पुलिस के थ्रू, और हमारे बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। हमारी सोसाइटी में हर एक सिटीज़न को उसका राइट दिलवाया जा रहा है थ्रू वोकल स्पीच, और थ्रू मतलब बाकी लोगों को उनके राइट्स के बारे में समझाया जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। आज की डेट में हर इंसान को अपने सारे राइट्स का पता नहीं होता। एक वकील जो है उसकी ज़रूरत इसलिए बढ़ती है सोसाइटी में क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने राइट्स के ऊपर सो रहे हैं, उनकी जो नींद है उसको तोड़ना पड़ेगा इन राइट्स के ऊपर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना सिर्फ एक वकील के लिए ज़रूरी नहीं है, वो पूरे सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी के लिए आज की डेट में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स जो हैं, वह सिर्फ जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस पे और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं काफ़ी लॉज की। वो बता रहे हैं कि हमारे संविधान में या फिर आईपीसी में, सीआरपीसी में, इनमें जो आपके लॉज लिखे गए हैं इनका असली में महत्व क्या है, मतलब क्या है। कोर्ट्स जो हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ दे रखा है। अब एक ऑर्डिनरी आदमी से पूछा जाए तो राइट टू लाइफ क्या होगा, कि उसकी ज़िंदगी, कि वो ज़िंदा रहे, उसकी मृत्यु ना होए। और इसमें लेकिन सिर्फ ये इसी तक सीमित नहीं है। राइट टू लाइफ में बहुत सारे अलग अलग सब पार्ट्स आते हैं।
जैसे राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू मैरी हुएवर यू वांट। इसमें जो होता है, ये सारे राइट्स जो होते हैं एक तरीके से कंफर्ट करते हैं एक इंसान के जीवन को, एक हिंदुस्तान के सिटीज़न के जीवन को, जिससे वो अपनी ज़िंदगी जो है एक अच्छे तरीके से, एक आसान तरीके से जी सके। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह सिर्फ एक किताब है, लेकिन इस पे जो डेवलपमेंट जो हो रही है वो हमारे कोर्ट्स कर रहे हैं आज की डेट में, और साथ के साथ जो विश्वास है हमारे सारे सिटीजन्स का, निवासियों का, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी नॉलेज जो है बहुत ही रफ्तार से बढ़ाई जा रही है पब्लिक में, और इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ रही है। युवा पैनलिस्ट हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सारी बातें इन्होंने कही। इससे ये साबित होता है कि ये अपना जो पाठ्यक्रम है उसको बहुत ही गंभीरता के साथ उसका पालन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, और हमारे श्रोताओं को भी ये संदेश जो इनके जो वार्तालाप हुई है इसका लाभ होगा। तो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें जो अधिकार मिले हैं उनकी हम बात करते हैं, और वो अधिकार जो हैं हमें बहुत सोच समझ के दिए गए हैं, जैसे कि शिवम जी ने और ये जो हमारे दोनों वक्ता हैं इन्होंने, सत्यम जी ने प्रकाश डाला इसके ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उस पर पूरा फोकस है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं, जो हमारे मतलब राष्ट्र के प्रति हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, समाज के प्रति हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, उसको वो पूरी तरह से रेखांकित करते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन अभी ये चल रहा है। तो आगे मैं जो चाहूँगा वो प्रोफेसर जी.डी. गुलाटी, जो कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को मुझे लगता है कवर अप करेंगे, और इसमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के संदर्भ में मैं ये चाहूँगा कि वो इस मुद्दे पर प्रकाश डालें कि जैसे हमारे जो ये संविधान हमारा बना, ये बहुत लंबी चौड़ी एक एक्सरसाइज हुई इसमें, मतलब पूरे दुनिया के जो संविधान हैं उनको खंगाला गया, और हमारे विद्वान जो थे हमारे समाज के, वो लोग जो हैं इसमें पूरी तरह से समर्पित थे। तो फिर भी मैं जो समझता हूँ, अब करीब 75 साल हमारे हो रहे हैं, तो हमें जो समस्या आ रही है वो कहीं ये आ रही है समस्या कि जो हमारे संविधान में जो बातें दी गई है वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों के समय में जो नियम कानून चल रहे थे उन्हीं को हमारे संविधान में लिया गया, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जहाँ जो है वो उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए वो कानून बनाए थे, और वही कानून आज भी हमारे देश में चल रहे हैं बगैर किसी संशोधन के। तो उससे जो एक मकसद है, जो पर्पज़ है, वो कहीं डिफीट हो रहा है। तो उसमें संशोधन होना चाहिए समय के अनुसार, क्योंकि हम अब एक स्वतंत्र नागरिक हैं, और ये जो बने हैं ये कहीं एक गुलाम जो समाज था उसके लिए बने थे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और भी आप बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं इस डिस्कशन में भाग लें। मुझे यहाँ शामिल करने के लिए, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ इतिहास का। यदि ऐतिहासिक भूमिका का हमें ज्ञान ना हो तो तब तक पता नहीं चले कोई चीज़ घटित होती क्यों होती है। इतिहास ने हमेशा जो है समय समय पर जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। प्राचीन काल में कई सभ्यताओं का इतिहास था, तो हमने सीखा सभ्य समाज में कैसे रहना सीखें। धीरे धीरे राजतंत्र आया तो हमें ये सिखाया कि राजतंत्र के अंदर रह के हमें कैसे जीना है, किस तरह से कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि राजा का काम तो है प्रजा को चलाना, अच्छा या बुरा प्रजा को सहना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कुर्सी का था, और वो कुर्सी का सवाल प्राचीन काल से लेके आज तक भी चला रहा है। भले हमें संविधान मिल गया है, और संविधान हमारे पूरे देश का एक प्रकार के दर्पण है कि हम कौन लोग हैं, हम क्या हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होनी चाहिए बहुत कुछ है। लेकिन क्या वास्तव में वो व्यवहारिक भी हैं कि नहीं, या व्यवहार में हैं भी सही कि नहीं,
जैसे मैंने कहा है कि सवाल कुर्सी का है, प्राचीन काल में आज भी संविधान भले हमें समानता देता है, संविधान हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन क्या हमें वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि कुर्सी प्राप्त करने के लिए पहले राजा होते, तो आप प्रजा के हाथ में आगे शक्ति तो प्रजा ही अपने नुमाइंदे चुनती है, उनके हाथ में वो शक्ति दे देती है। तो क्या जिनको हम चुनते हैं वो हमें संविधान के अनुसार वो हमें देते हैं जो मिलना चाहिए? क्योंकि जब कुर्सी हाथ में आती है तो संविधान एक तरफ हो जाता है। संविधान के नाम पर बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। क्योंकि अब ये हमें मिला है कि अब प्रजातंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारे हाथों में है, और वो शक्ति किसको हम देते हैं? राजनीतिक दलों को देते हैं। हर राजनीतिक दल चाहता है कि कुर्सी उसके पास है। जब लड़ाई कुर्सी की होगी तो लेकिन संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो संविधान से ही हम ऐसी ऐसी चीज़ें चुनते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनते हैं, तो कई बार हम क्या अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही करते हैं। ये आज की बात नहीं है, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी जब भी कोई सत्ता में आई है, कोई पार्टी आई है, उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अन्य पार्टियों को या तो अपना दुश्मन समझ लिया, या आप उनकी पुरानी बातों को लेकर उन पर कटाक्ष किया, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि सबसे अच्छा दल हमारा है जो कि हम शासन में हैं। तो शासित दल हमेशा अपने गुण गाता है, और जो पक्ष में होते हैं वो शासित दल की कमियों को उभार करने के लिए जनता को जागरूक करते हैं, ताकि जनता आगे जाकर फ्यूचर में, भविष्य में ऐसे लोगों को लाए जो कि उन कमियों को पूरा कर सकें। एक और जो आजकल जो ट्रेंड सा चल पड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नाम लेकर हम ये कहते हैं कि उस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये किया। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हम जो है दूसरे पार्टियों के उन दुर्गुणों को, उन अवगुणों को हाईलाइट करते हैं, ताकि हम आपको जस्टिफाई कर पाएँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्राचीन काल में से लेकर आधुनिक काल तक ना जाने कितने समय पर विद्रोह भी हुए हैं, कईयों को कष्ट भी दिया गया है, कई तरह की मारकाट भी हुई है। वो समय के अनुसार जो हुई थी वो हो चुकी, लेकिन आज भी हम उन पुरानी चीज़ों को याद करके ये साबित करना चाहते हैं कि वो जो हुआ तो गलत है, हम जो करें वो सही है। और कई बार अपने गलत काम को भी सही ठहराने के लिए दूसरे के गलतियों को याद करते हैं। इसका मतलब है कि जो उन्होंने किया तो हमने भी कर, फिर क्या हुआ। 84 का एक ऐसा रहा जो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 84 में जो राइट्स हुए थे उसका एग्जांपल आज की डेट में भी जितने भी दल हैं वो बार बार देते हैं। इसलिए देते हैं, देखो कांग्रेस ने ये किया था तो हम क्यों नहीं, इसका लाभ भी कर सकते हैं। बजाय ये कि उन्होंने किया हम वो ना करें, लेकिन वो उसको जस्टिफाई, अपने कर्मों को जस्टिफाई करने लगे, देखो आपने भी तो ये किया था। तो इसलिए ये जो आज की डेट में जो ट्रेंड सा चल पड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अब अमेंडमेंट भी तभी होती है जब देखते हैं हमारे उसमें हित हल होते हैं कि नहीं होते। जो पावर में पार्टी होती है वो पहले अपना हित देखती है, क्योंकि उसको शासन करना है। जनता का हित सेकेंडरी आज की डेट में। कहने की बात है कि हम जनता के लिए शासन है, जनता ही कर रही है, ये एक आइडियल आदर्शवाद लगता है हमें बिल्कुल, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। क्यों, हमें यदि हम सब कुछ करेंगे आदर्शवाद से तो सत्ता चली जाएगी। इस सत्ता के नाम पर हमने अभी देश की आज़ादी के बाद कितने दलों को आपस में इकट्ठे होते भी देखा है। उसी दल के लोग जो पहले अपने दल की प्रशंसा करते थे वही दल आज अपने दल की ही बुराई करते हैं। तो ये कैसे हो गया? इसका सत्ता अधिक प्रभावशाली है ना। नहीं तो मैं यदि मान लिया आरंभिक जीवन से किसी दल से जुड़ा हुआ हूँ तो जाहिर है कि अलग भी हो जाऊंगा तो उसकी बुराई नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, अब ये फैशन हो गया है कि जिस दल को आप छोड़ते पहले उसकी बुराई कीजिए, जिस नए दल में जाते हैं उसकी आप तारीफ़ कीजिए, जिस दल को आप पहले गालियां देते थे आप उसकी तारीफ़ कीजिए, जिस व्यक्ति को आप गुनहगार मानते थे उसको आप कहते हो सबसे बड़ा ईमानदार है। तो वो संविधान की वो बातें कहाँ रही फिर? वो इसका संविधान का उपयोग भी हम सिर्फ अपने हित के लिए करते हैं, जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजा हित में करते थे। आज की डेट में उसी के भी समानांतर आज के राजनीतिक दल भी वही कर रहे हैं जो पहले होता था। इसमें आप ये समझे कि सिर्फ ये हुआ है कि हम कम से कम हमारे पास इतनी आज़ादी है कि हम आप कानून का सहारा ले सकते हैं, पहले जो कि नहीं ले सकते थे। संविधान ने हमें कानूनी सुरक्षा ज़रूर दी है, लेकिन वहाँ भी अभी देखा जाए तो सालों सालों तक किसी केस को, मुझे एग्जाम्पल याद है अच्छी तरह से कि अखबारों में तो हम पढ़ते ही हैं कि व्यक्ति ने जेब काटी क्योंकि उसको ज़मानत देने वाला कौन ही था। वो जेब कतरा को 10 साल तक जेल में रहना पड़ा, 15 साल वहीं जेल में ही मर गया, क्योंकि उसको कानून कहाँ मिला, फिर उसको सुरक्षा कहाँ मिली कानून की। जेब काटने की सज़ा होती होगी कुछ दिन के लिए, वो सारी उम्र जेल में रहने की सज़ा तो नहीं हो सकती। इसका मतलब संविधान में अभी भी कहीं ना कहीं खामियां हैं जो कि हमें दूर करनी चाहिए। न्याय तभी होता है जब सबको बराबर मौका मिले, लेकिन सबको बराबर मौका अभी भी नहीं मिलता।
गिने चुने लोग हैं जो अभी संविधान का अपने हित में ही प्रयोग कर रहे हैं। जनता के लिए प्रयोग करने के लिए अभी भी ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत पवित्र पावन पुस्तक है, गीता के समान है। परंतु ये भी बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्ट गाइडलाइंस नहीं है, एक्सप्लिसिट कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ इम्प्लिसिट है, हिडन है। और ग्राउंड जीरो पर जब अप्लाई किया जाता है तो गैप जरूर रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी, पॉलिटिकल फंक्शनरी या जुडिशियल फंक्शनरी जब इसको अप्लाई करता है ग्राउंड के ऊपर, तो जो लिखा है और जो अप्लाई करता है उसके बीच में प्ले रह जाता है। मैं चाहूँगा कि शिवम कमर जो इसमें विशेषज्ञ हैं वो इस पर अपनी टिप्पणी दें। तो जैसा कि कई बार बात अभी उठी डिस्कशन में हमारे संवाद में कि पहली बात यह है कि हमारा जो संविधान है वो आपका अंग्रेज़ों ने बनाया था, काफ़ी पार्ट हमने अंग्रेज़ों का लिया है और वो संविधान इस नज़रिए से बनाया गया था कि हम भारतीयों पे राज करा जा सके। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि संविधान का आज की डेट में ठीक प्रयोग नहीं हो रहा है, लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और कई लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा। और इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आगे विस्तार में बताया जाए तो संविधान हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कि आप कह सकते हो कि हमने काफ़ी कुछ कहीं से भी ले रखा है, हमने कई सारी जगहों से ले रखा है, हमने काफ़ी कुछ हमने उसका जो है कुछ कनाडा से उठा रखा है, कुछ हमने अमेरिका से उठा रखा है, कुछ हमने आपका फ्रांस से उठा रखा है, कुछ हमने साउथ अफ्रीका तक से उठा रखा है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ यूके से मतलब मेजर पार्ट उठा रखा है हमने, ठीक है ना। तो संविधान हमारा इस तरीके से बना है। अब जहाँ तक की बात रही कि अंग्रेज़ों के समय के इसमें काफ़ी सारे लॉज हैं जो हमारे को राज करने के लिए बनाए गए थे, तो वो भी काफ़ी ठीक बात है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हम आज भी बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप उसको बदल नहीं सकते। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो है अंग्रेज़ों का उठा रखा है, जो उनका बेसिक मोटिव था हमने वो ले रखा है। पर इसमें आज की डेट में बदलाव ये आ रहे हैं, जैसे जैसे सरकारें बदल रही हैं, कई चीज़ें धीरे धीरे करके बदल रही हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम बदल रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी समय हो चुका है, तो हाँ अभी तक काफ़ी बदलाव आ जाने चाहिए थे पर नहीं आ पाए। वो कई कारण है उसके लिए जो नहीं आ पाए, उसमें गए तो बहुत लंबी संवाद बन जाएगा। पर यह है कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो बदलाव धीरे धीरे करके आ रहे हैं, नए जो हमारे लॉज हैं वो बन रहे हैं। और जहाँ तक कि ये बात है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, वो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि संविधान का मेन जो मोटिव है, जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों तक जस्टिस पहुंचे। हमने अपने प्रियम्बल में भी जस्टिस वर्ड लिखा हुआ है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, कई सौ करोड़ हमारी पॉपुलेशन है और इतने सारे हमारे लॉज हैं। लॉज भी कहा गया है कि इम्प्लिसिट हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन करे गए हैं। कितनी करोड़ों सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं, हमारे पास उसके लिए लॉ नहीं है। लॉ इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो लॉ बना रहा है वो भी ह्यूमन है, वो भी आपका मानव है, हम भी मानव है। जो लॉ जिसमें ब्रेक हो रहा है, जैसे टूट रहा है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक सिचुएशन के ऊपर एक लॉ बना सकें। इसलिए काफ़ी ताकत जो है हमारा लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को देता है, जो आपका जो होता है डेलीगेशन ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं। तो इस डेलीगेशन का भी काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर अंत में जाके बात यही है कि जस्टिस जो है नहीं पहुंच रहा, पर जस्टिस धीरे धीरे करके बहुत लंबी प्रक्रिया है। कई केसेस आज की डेट में भी जो है 25-30 साल से ऊपर अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में। उनके जो आपके लोग हैं जिन्होंने वो केसेस करे थे, जिनके अगेंस्ट हुए थे, वो कब के मर चुके हैं, उनके बेटे चला रहे हैं आगे वो केसेस। तो ये बहुत हमारा एक लैकिंग फैक्टर जो है, एक ड्रॉबैक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि केसेस सॉल्व नहीं हो रहे। जुडिशियल जो सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी करोड़ों केसेस की पेंडेंसी है, और अगर मान लो आज भी बैठे तो 10 साल 15 साल से पहले वो केसेस की पेंडेंसी क्लियर नहीं होगी। तो इसी के साथ साथ मैं माइक सत्यम को देना चाहूँगा जो इस मामले में आगे और देखिए, मैं शुरू करना चाहूँगा कुछ शब्द कह के कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। टाइम एंड अगेन ये हमारे न्यूज़ चैनल्स पे आता है और न्यूज़पेपरों में भी देखा जाता है। लेकिन इस विषय पे बात करने के लिए सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है शॉर्ट कमिंग। देखिए, ब्लेम गेम खेलना एक बहुत ही आसान कार्य है। मैं कह सकता हूँ कि गलती इनकी थी, वो कह सकते हैं कि उनकी थी, और ऐसे ही दूसरे कंधे पे सारा का सारा ब्लेम डालना एक बहुत ही आसान काम है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो ये सारी जो पावर है वो हमारे कंधों पे छोड़ देता है।
हमारी मर्जी है कि हमारे ऊपर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राज करे, कौन हमको कंट्रोल करे, कौन हमारे लिए लॉज बनाए, ये सारी पावर हमारी मुट्ठी में। लेकिन सारी जो प्रॉब्लम है वो होती है शॉर्ट साइट सिटीजन्स को, क्योंकि आज की डेट में अपने राइट्स के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। उनकी शॉर्ट साइट जो है वह जो है इस सारे क्रिया को नष्ट करने में बहुत ही आगे चल रही है। आज की डेट में हमारे देश में लॉयर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जज बहुत कम है। आप किसी भी कोर्ट के बाहर जाइए, मुश्किल से 5 या 6 कोर्ट रूम होंगे, वकील आपको कम से कम 100-150 मिल जाएंगे उस जगह पे। इससे यह पता चलता है कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए जज बहुत कम है। इसकी वजह से हर दिन जो 100 केस फाइल हो रहे हैं, उनमें से मुश्किल से 5 या 6 या 15 या 20 जो हैं उनकी सुनवाई होती है, और इसकी वजह से जो बाकी बचते हैं वो अगले दिन पे चले जाते हैं। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि जो केस 75 फाइल बचे हुए हैं वो भी तो आज की डेट पे आएंगे। आज की डेट में अब इनमें बहुत सारे किस्से कहने को आ जाते हैं कि किसी आदमी जिसने एक जेब काटी, उसकी मृत्यु हो गई, उसको जस्टिस नहीं मिला। यह जो है ये एक सिस्टम फेलियर है, और इसको आप किसी एक इंसान के कंधे पे नहीं डाल सकते। ये जो है ये सबकी ड्यूटी है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ वन एंड ऑल सिटीजन्स टू लुक आफ्टर द सिस्टम। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि काफ़ी बार न्यूज़ में भी आता है कि किसी जज ने एक दिन में 40 केसेस निकाल दिए, 50 केसेस निकाल दिए। यह जो गर्मजोशी है ये यूजुअली तभी देखी जाती है जब या तो उनका जो टर्म है वो ख़त्म होने लगता है, या फिर उनका टर्म जो है शुरुआत हो रही होती है। बीच में कहीं जाके ये जो जोश है ठंडा पड़ जाता है। अब इसमें प्रश्न ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये गर्मजोशी ख़त्म क्यों हो जाती है, और ये गर्मजोशी पहली बात जो है आई है जब, तो उसको कंटिन्यूस क्यों नहीं रखा जा सकता। अगर ये कंटिन्यूस रखा जाए कि एक कोर्ट रूम एक दिन में 50 केस अगर निकाल सकता है, ये सुनवाई कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। हमारे देश में ऐसे तो बहुत सारे कोर्ट्स हैं, पेंडेंसी जो है वो मात्र महीनों में या फिर सालों में, कुछ सालों में ख़त्म हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज की डेट में काफ़ी लोग इजी गोइंग हो गए हैं, उनको पता है कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या है इजी गोइंग हो गए हैं। जब हमारे सिर पे जब तक आपदा नहीं आई, वाई शुड वी केयर। लेकिन ये जो है ये एक बड़ा ही नेगेटिव व्यू है, क्योंकि आपदा आज की डेट में दूसरे के सिर पे हो सकती है, कल को आपके सिर पे भी पड़ जाए। इसलिए जागरूकता और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान और अपने राइट्स के बारे में ज्ञान, ये जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी को अपने राइट्स के बारे में पता होना तो सबसे एक बहुत ही छोटी जो है ड्यूटी है जो आपको पता होनी चाहिए। आज की डेट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब तो सारा डिजिटलाइज हो गया है, लेकिन एक ज्ञान होता है, जैसे आप लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हैं फॉर एग्जांपल। आज की डेट में कोई मान लो लाइसेंस भूल गया और वो गाड़ी चला के बीच रास्ते आ गए, अब उसके दिल में ये डर रहता है कि अगर मेरे को पुलिस वाले साहब ने रोक लिया तो चालान कटेगा, और चालान जो होता है वो मात्र 500 रुपये का होता है, और बाकी कुछ चालान हेलमेट वगैरह के 5,000, 500, 5,000, 2,000। लेकिन जो है क्योंकि उनको अपने राइट्स का नहीं पता, वो अपना बेवकूफ़ बनवा लेते हैं। एक्चुअली में इस पर भी मैं लाइट डालना चाहूँगा कि हमारा जो सारे लॉज हैं दे आर वेरी सिंपल। वो ये कहते हैं कि मान लो आप लाइसेंस भूल गए तो आप मजिस्ट्रेट के या फिर आप आरटीओ के पास जाके अपना लाइसेंस दिखा के एक बड़ा ही नॉमिनल फ़ाइन दे के उस चालान का बड़ा भुगतान से आप बच सकते हैं। लेकिन क्योंकि आदमी को अपने राइट्स का पता नहीं है, वह जो है उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में आके वह एक बड़ा भुगतान कर लेता है, वो अपना बेवकूफ़ बनवा लेता है क्योंकि उसको अपने राइट्स नहीं पता। इसी तरीके से एक बहुत ही बड़ी धांधली जो है वो देश के स्केल पे चल रही है, क्योंकि लोगों को अपने आधे फंडामेंटल राइट्स नहीं पता। उनको यह नहीं पता कि दे हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, दे हैव द राइट टू मूवमेंट, कि वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, उन पे रोक नहीं लगाई जा सकती इस देश के अंदर। लेकिन इन सब के बारे में ज्ञान ना होने की वजह से जो है एक अ पर्सन इन अथॉरिटी जो होता है वो एक तरीके से उनका फ़ायदा उठा लेता है, उनका मज़े उठा लेता है, जो होती है एक बड़ी सोसाइटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। मैं ब्रजेंद्र जी से जो प्रश्न मेरा है, क्या हिंदुस्तान की जो आबादी है 2.25 करोड़ हर साल बढ़ रही है, एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर पॉपुलेशन ऐड हो रही है, और उसके साथ जो बोझ पड़ेगा हमारे कोर्ट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वो बढ़ तेज है। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि एक जो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट
कमिटमेंट की भी कमी है सिस्टम के अंदर, कि हम कहेंगे कि ठीक है हम सरकारी हैं, अब चलो कल देख लेंगे, और उसको हम ज़्यादा जोश ऊर्जा जो है जिसकी तरफ सत्यम जी ने ध्यान खींचा है, वो जोश ऊर्जा गायब हो जाती है। तो इसके बारे में चाहूँगा ब्रजेंद्र जी अपना। ये बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा चल रहा है और बहुत सारे मुद्दे हमने इसमें कवर किए। जो मुद्दा प्रोफेसर पठानिया ने उठाया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। असली समस्या ये है कि जो हमारी जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से जितने लॉयर्स हमको चाहिए थे, जितने जजेस हमको चाहिए थे, जो मतलब जुडिशियल सिस्टम और प्रोसेस में जो विस्तार होना चाहिए था वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। तो वो कोर्ट केसेस हमारे यहाँ बहुत आम है, छोटी छोटी बातों में हम लोग उलझ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये इसमें भी चेतना की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे अपने व्यवहार में भी जो है परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो वो जब नहीं होता तो फिर कोर्ट कचहरी का आखिरी में जो है वो सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग जो है मजबूरी से आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने एक जेन्युइन पर्पस से आते हैं। तो मतलब एक फैशन बन गया है एक तरह से कोर्ट कचहरी का। जैसे दो जगह मेरे ध्यान में आती है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर ज़िला और एक जो है गंगानगर का ज़िला जो है इधर राजस्थान में। तो ये ज़िले ये मतलब कहते हैं जिसका एक दो कोर्ट केस नहीं चल रहा वो तो लाला जी है, वो जो है वो बहुत ही मतलब आम आदमी है। तो हर एक के केस चलने चाहिए भाई। केस जो कोर्ट में है वो स्टेटस सिंबल मानते हैं लोग, ये स्टेटस सिंबल है हमारा, कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये सब बातें जो हैं ये हमारे कुछ तो हमारे अपने हाथ में हैं, समाज के हाथ में हैं। समाज में हमें एक सद्भावना, एक प्रेम से रहना जो है वो आना चाहिए। और कुछ जो है इसमें जो हमारा तंत्र है उसकी खामियां हैं। और जैसे कि अब ये जो लीगल जो प्रोफेशन था ये एक समय तक, इवन अभी भी आज भी हम देखते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड एक डोमेन है। तो अब बड़ी खुशी होती है जब मैं कोर्ट्स में कभी मौका मिलता है जाने का और मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखता हूँ तो अभी बहुत बड़ी संख्या में जो फीमेल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स इसमें आ रही हैं। और जजेस हमारे यहाँ फीमेल्स बहुत ही सीमित हैं और स्टूडेंट्स भी अभी सीमित हैं और जो फैकल्टी है वो भी सीमित है। तो एक 50% जो हमारा वर्ग है समाज में, जो अनुपात है, जो जेंडर बैलेंस है, उसमें कहीं जो है लीगल जो प्रोफेशन है उसमें आने की थोड़ी सी एक कमी मैं कहूँगा रही है। तो वो उसकी भी पूर्ति हो रही है। और मैं देखता हूँ जो हमारी महिलाएं हैं वो प्रकृति के हिसाब से ही बहुत संवेदनशील होती हैं। उनके अंदर दया धर्म, उनके अंदर एक सही लॉजिक और एक सही निर्णय तक पहुंचने की क्षमता उनको कुदरत ने दी है। तो जब ज़्यादा जो फीमेल्स आएंगी इस प्रोफेशन में तो मैं समझता हूं कि वो बैलेंस बनेगा, जेंडर बैलेंस बनेगा, इक्वालिटी होगी उसमें। और कहीं ना कहीं जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा उसकी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 12% 15% लिटरेसी लेवल था हमारा। आज हमारा लिटरेसी लेवल भी बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है और एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है भारत। तो 75 साल जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यूके के साथ करते हैं, हम यूएसए के साथ करते हैं, तो वो हमारा जो है जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स वी आर ओनली 75 ईयर्स ओल्ड। जब हम उनके साथ करते हैं तो उनकी जो है वो करीब 275-300 वर्ष पुरानी डेमोक्रेसी है और उधर यूके की जो है और भी पुरानी है। तो जितनी डेमोक्रेसीज़ के साथ हम अपना कंपैरिजन करते हैं वहाँ पर भूभाग तो बड़ा हो सकता है मगर जनसंख्या बहुत कम है, लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है और अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है। एक डेवलप्ड वर्ल्ड में एक डिसेंसी है लोगों में। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे यहाँ पिछड़ापन बहुत है, हमारे यहाँ सही मायने में देखा जाए तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी की जो पहुँच है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो अभी हम इवॉल्विंग डेमोक्रेसी हैं,
तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। ये 75 साल का सफ़र हमारा जो है काफ़ी अच्छा रहा है, और इसमें जो हमारे 4 जो हमारे जो सिस्टम हैं के स्तंभ हैं, जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और जो 4th एस्टेट हम मीडिया को बोलते हैं, तो ये बहुत आपस में जो है इंटरलिंक्ड हैं, और कहीं ना कहीं जो कमी एक तरफ की रहती है एक स्तंभ की, वो दूसरा स्तंभ कवर अप करने की कोशिश करता है। चेक एंड बैलेंस जो है सिस्टम में काफ़ी हद तक है। तो मैं बहुत ही इस मामले में जो है ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आने वाला समय हमारा अच्छा होगा, और जो खामियां हैं वो ज़रूर दूर होगी। थोड़ा सा हमें सब्र की ज़रूरत है। एक सेकंड, मैं एक और गुलाटी जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसा भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे मुझे जितना पता है कि 365 दिन में से सिर्फ 160 दिन जो है वो खुलता है, तो 200 दिन जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा नहीं तो फिर हम पेंडेंसी तो होगी। हमें आशावादी होना भी चाहिए, जैसे विजय जी कह रहे हैं, ये आशावादी हैं। हो सकता है आपके इस प्रश्न का जवाब जल्दी शायद पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, कोई जवाब मिल जाए। मैं भी इसी आशा में हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसका विस्तार होना चाहिए, कि छुट्टियाँ जितनी हों कम हों, तभी काम ज़्यादा होगा। ये छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो काम कम हो जाएगा, ये जाहिर है। मैं जो एक बात जो अभी अपना बातचीत में आ रही थी, वो ये संविधान तो जब बना लागू हुआ सो हुआ, लेकिन मैं एक बात याद करता हूँ, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो पार्लियामेंट उस ज़माने में भी होती थी, आज भी है। तो मुझे आप यदि देखें ध्यान से तो भगत सिंह जो कि सिर्फ 22-21 साल का एक युवक था, उसको बम फेंकने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी पार्लियामेंट में? उसको पता था कि बम फेंकने के बाद इसका परिणाम क्या निकलेगा, फांसी ही मिली उसको। और भगत सिंह हमारे सामने आदर्श बनता है। लोग आज की डेट में भगत सिंह को याद करते हैं, उनके नारे कहते हैं, उनके नाम पर ना जाने क्या कुछ होते हैं, सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा भगत जैसा बने। ऐसा क्यों है? इसका अर्थ ये हुआ कि उस जनरेशन में जो उस काल में जुनून था भारत को आज़ाद कराने का, अंग्रेज़ों को भगाने का, वो जुनून अब ख़त्म हो गया। अब हम सब कंफर्ट जोन में आ गए हैं। सरकार कोई भी है, अच्छी है, निकम्मी है, काम चल रहा है, नौकरी मिल रही, रोटी मिल रही, भूखे थोड़ी मर रहे हैं, इसी में गुजारा किया जा रहा है। एक लाइफ में कोई मिशन होता है, ज़िंदगी में उद्देश्य, कुछ करने का उद्देश्य होता है। तो आज मैं समझता हूँ हम भारतवासी में उस उद्देश्य की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ गई है, जिससे कि हम ये चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े। भले ही देश को आगे बढ़ाने के नाम पर नारे दिए जा रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, समय समय पर विकास हो रहा है, और विकास के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा वो भी अलग बात है। लेकिन वास्तव में विकास उतना हो चुका है या हो रहा है जितना होना चाहिए था, जो क्लेम किया गया था। हर पार्टी आती है, विकास का नारा देती है और विकास करके चली जाती है, लेकिन बाद में तो स्थिति वही की वही है। आज की डेट में भी हम जानते हैं, देश के प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे देश में हर वर्ष इतनी बारिश होती कि बाढ़ आ जाती है, इतना सूखा पड़ता है कि फसलें खा जाती हैं। तो इतने सालों में आज तक किसी भी सरकार ये ऐसा काम कोई नहीं कर सकी जो कि बाढ़ का कोई अल्टरनेटिव विकल्प सोचे या सूखे का विकल्प सोचे। इतनी नदियाँ बहती हैं, ओवरफ्लो बहती हैं, नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया बीच में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने ये कुछ ऐसा मुद्दा उठाया भी था कि नदियों को यदि आपस में किसी से जोड़ दिया जाए तो कम से कम जो है हम ये बाढ़ की स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। तो जब छुटकारा बाढ़ से पाया जाएगा, जाहिर है सूखा भी ऑटोमेटिक उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन हम लगे हैं कि हमारी कुर्सी बनी रहे, तो हम बाढ़ के नाम पर खूब धन देते हैं, सूखे के नाम पर खूब धन देते हैं, और आधा धन हम अपना आपस में बांट खा जाते हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर जो है जो बेईमान तत्व छिपा हुआ है ना, ईमानदारी की जहाँ यहाँ बिल्कुल कमी है। कोई भी नेता आज की डेट में मुफ्ताई को शरीफ आदमी आज में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आज के इलेक्शन वही लड़ सकता है जो पूंजीपति है या पूंजीपतियों का सहारा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम कहते हैं कि स्वतंत्रता में, फ्रीडम है, एवरीथिंग इक्वलिटी है, इक्वलिटी वाली बात कहाँ आती है? मैं आज के इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो उनको पता है ये इलेक्शन वैसे ही मरवा दिए जाएंगे, ऐसे लोग तो कुचलवा दिए जाएंगे कि कैसे हिम्मत पड़ी बिना पार्टी का लिए हुए इलेक्शन लड़ने की। और हम जानते हैं कि हर साल इलेक्शन डेज में हज़ारों लोगों को मारे जाते हैं, इलेक्शन के दौरान मारे जाते हैं, इलेक्शन के बाद मारे जाते हैं, इलेक्शन से पहले ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और इलेक्शन जीतने के लिए हम क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते। तो फिर जो जनता का जो एक हमारे सामने जो मिला है एक
ईमानदारी का जो एक हमारा संविधान जो एक हमें जो दर्पण का काम कर रहा है हमारे देश के लिए, वो उसमें वो चीज़ झलक नहीं आती। मुझे याद है जब टी.एन. शेषन जब बने थे नए इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने पहली बार ये कुछ ऐसा कार्य किया था। उसके बाद थोड़ा सुना कि जैसे लगा जैसे अब कम से कम बूथ कैपेसिटी तो कम हो जाएगी, वो कम हुई वास्तव में। तो लेकिन ऐसे लोग कितने कम आते हैं। फिर एस.वाई. कुरैशी एक आए थे चीफ इलेक्शन, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए। तो सरकार बनती लोगों के चुनाव से। जब लोग चुनने वाला ही ठीक नहीं होंगे तो सरकार अच्छी कहाँ से बनेगी। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है दिल्ली का। दिल्ली में मुझे याद अच्छी तरह से लोग इतने ऊब चुके थे पार्टियों से, उनके कारनामों से, कांग्रेस को भी गाली देते थे, बीजेपी को भी गाली देते थे। और उस मौके पे अन्ना आंदोलन चल रहा था, बीच में उठ के कौन आ गए, आम पार्टी आ गई। और आम पार्टी आज कितने सालों से वो दिल्ली में जमी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस भी बेकार है, बीजेपी आम अच्छी होगी। लेकिन आज लोग आम आदमी के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। इसलिए पार्टी कोई भी अच्छी नहीं और सारी अच्छी हैं, क्योंकि शासन तो पार्टियों नहीं करना है। तो हम कोशिश करेंगे पार्टी के अंदर भी कुछ अपना सुधार खुद करें, अच्छे लोगों को लाएं जो जनता के बारे में सोचें, पढ़ा लिखा समाज आए। अनपढ़ लोग तो हमारे ऊपर शासन करते हैं। आईएएस अफसर बनने के लिए ज़िंदगी निकल जाती है, लोगों के घर बिक जाते हैं। आईएएस तब भी नहीं बन पाते, कितने साल निकले, एज चली जाती है। जब वो आईएएस बनता है तो बाद में पता चलता है कि मंत्री जी तो अंगूठा छाप है। अब उस आईएएस के दिल पर क्या अंगूठा छाप है, इधर उसको जब सिर्फ ठीक से व्यवहार नहीं करेगा, इज्जत नहीं देगा, तो यहाँ बड़ी एक जिससे हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है रूलिंग क्लास में, रूल्ड में और जो ब्यूरोक्रेसी है। तो तालमेल जो है तीनों में जब तक ठीक से नहीं बैठेगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन का भी तभी लाभ होगा जब हम तीनों आपस में जनता समझे, ब्यूरोक्रेसी समझे, राजनेता समझे। और वो इससे समझे कि देश अपना है, किसी और का नहीं है। हम तो भारत को माता कहते हैं, तो माता के लिए हम क्या कर रहे हैं फिर। माता के नाम पे तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, हर तरह के काम, माता की कसम भी खा लेंगे, लेकिन माता के लिए सचमुच करने के लिए जज्बा वो नहीं है जो हमारे ज़माने में, जो मैं देखता हूँ आंदोलन के ज़माने में भगत सिंह में था, नेहरू में था, गांधी में था। वो सालों सालों जेल में रहे। आज कोई जेल जाना चाहता है? हम अगर रेप भी करते कहते जेल से बचेंगे। अब हम जेल से कैसे बचें ये ज़्यादा सोचा जा रहा है, बजाय ये कि जो गलत काम करे उसको जेल में डाला जाए। क्यों? हमारे इस तरह से राजनीतिक जो नेता हैं वो आधे से ज़्यादा नहीं तो मतलब 40% तो ऐसे नेता हैं जो हम पार्लियामेंट में बैठे हैं जो किसी न किसी क्रिमिनल मेंटलिटी के हैं या किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, अपराधी व्यक्ति के हैं। तो अपराधी व्यक्ति के जब शासन करेंगे तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि संविधान हमारा ठीक से चल पाएगा। मैं चाहूँगा सत्यम जी इस पर अपनी टिप्पणी जो डॉक्टर गुलाटी और ब्रजेंद्र जी ने कहा। देखिए, मैं इस चीज़ पे यह कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जैसा सर ने बोला, बहुत सही बोला कि हर कोई जो है अपराधी जो है उसका पहला काम यह है कि वो वकील ढूंढता है कि बचा कैसा जाए और अपनी जान कैसे बचाया जाए और जेल से कैसे बचा जाए। लेकिन जैसा सर कहते हैं वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि ऑप्टिमिस्टिक होना आज की डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो सिस्टम है इट इज़ एक्चुअली 75 साल पुरानी ही है हम टेक्निकली, और हमको फ्रीडम मिले 75 साल ही हुए हैं। जो डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 75 ईयर्स जो है हम इसको किसी और देश से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि अमेरिका है, वो एक बहुत ही लंबे समय से उनके पास आज़ादी है। यूके जो है वो उनके पास आज़ादी तो रही है, उन्होंने बाकी देशों पे भी कंट्रोल करा है। इनके संविधान से कंपेयर करना या फिर इनके सिस्टम से कंपेयर करना एक बहुत ही गलत चीज़ हो सकती है, क्योंकि हम जो है टेक्निकली वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद जो हैं हम आज की डेट में 5वें स्तर पे हैं जीडीपी के मुकाम पे दुनिया में। हमने काफ़ी देशों को पीछे छोड़ा है। जैसे जापान जो था वो एक टाइम पे जापान ने चाइना पे कंट्रोल कर रखा था, चाइना के देश पे, इतना बड़ा देश। और जापान जो था लैंड वैल्यू में जापान और चाइना का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर हम इसी टेक्निकलिटी पे देखें, कंपैरिजन जो है हमारी सोसाइटी का किसी और देश से भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अभी इतना समय नहीं हुआ है, वी आर स्टिल डेवलपिंग। और इस डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका यही केसेस निभा रहे हैं, जो नए नए केसेस उभर के आ रहे हैं, कोर्ट्स में आ रहे हैं, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। अब जैसे सर ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 200 दिन के लिए बंद रहता है। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन थी वो क्रिटिकल केसेस के लिए हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत क्रिटिकल केसेस ही जाते थे, आज की डेट में भी बहुत क्रिटिकल केसेस जाते हैं। पर ये बात सच है कि हमारी जो पॉपुलेशन की इंक्रीज़ हुआ है, जो 100 करोड़
लोगों की आबादी से बहुत ऊपर चले, 120 से भी ऊपर चले गए अब तो हम। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाने चाहिए, पर वो जो है वो हमारी पॉलिटिकल डिसीजनिंग है सारी। इसको ओवर रूल करने के चक्कर में और इस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के चक्कर में जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई बार 3-3, 4-4 बजे तक भी चल रहा होता है रात को। लेकिन जो कंफर्ट जोन की जो बात होती है, जिसमें आज की डेट में सब सिटीजन्स आ गए हैं, उसमें सिर्फ सिटीजन्स नहीं आए हैं, सर्वेंट्स भी आए हैं, जजेस भी आए हैं। अब ये एक बड़ा ही पूछने वाला सवाल है कि अगर आपको एक साल में इतने समय की छुट्टी मिले तो क्या आप इनकार करना चाहेंगे इसको? एक नॉर्मल माइंड जो है वो इसमें ना कहेगा। इसी वजह से एक चीज़ को लेना, एक चीज़ को देने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। अगर आपको यह समय बढ़ाना है, हमको ज़्यादा समय देना है केसेस की सुनवाई के लिए, तो एक जज का रहने का, आराम करने का जो समय है वो आप घटा भी रहे हैं। क्या वो ये छोड़ना चाहेगा? हो सकता है कि 34 में से या 35 में से 20 जज जो हैं वो इसमें इनकार कर दें और 15 हाँ कर दें। लेकिन ये जो है, अगेन इट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन जो है, ये सारी डिसीजनिंग जो है इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दैट। इसलिए मैं इस पे जो इनपुट लेना चाहूँगा, शिवम जी के पास माइक देना चाहूँगा। बस वाइंड अप। तो जल्दी से वाइंड अप करते करते मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि गुलाटी सर ने बोला, काफ़ी उन्होंने अच्छे पॉइंट्स रेज करे। जहाँ तक कि देखिए करप्शन की बात है, खाने पीने की बात है, वो हमारे को सबको पता है अच्छे से, बैटल ऑफ पलासी मीर जाफ़र के टाइम से और उससे पहले से भी होती आई होंगी काफ़ी। पर जहाँ तक कि इनकी गुलाटी सर की ये भी बात थी कि हमारा जो जुनून है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 914 मिलियन हमारे इंडिया में वोटिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें से हमारा 67% लोग ही वोट करते हैं। तो जब बाकी लोग वोट ही नहीं करना चाह रहे, जब उनको इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि अपनी सरकार के लिए वो वोट डालें, तो फिर वो आगे आके, पहली बात तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वो आगे आके बोलें कि डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। पहली बात ये, जब तक हमारे लोग वोट करेंगे और ऐसी सरकार लाएंगे जो उनको सूट कर रही है, उसके बाद वो सरकार उनको आंसरेबल होती है। जैसे ही वोट नहीं कर रहे तो आंसरेबल की बात ही नहीं आती वहाँ पे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को वोट डालना चाहिए अगर उनको कोई असली बदलाव देखना है। 914 मिलियन में से 67% लोग वोट डाल रहे हैं, तो 914 मिलियन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2019 का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें से कई सारे वोट नहीं डाल रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हमें कोई बदलाव चाहिए तो उसके लिए वोट डालो, अपनी चॉइस की गवर्नमेंट लाओ। और अगर आपको वोट डालने का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये पॉलिटिक्स भी छोड़ दो, आप मत देखो कि कौन क्या कर रहा है। तो इसी के हिसाब से वाइंड अप के लिए मैं तो बहुत ही रोचक ये जो आज का जो पैनल डिस्कशन था, ये इसमें करीब करीब सब जो मुद्दे थे उनके ऊपर बात हुई और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी उभरते हुए सितारे हैं, जिनका अभी व्यवसाय में हिस्सेदारी शुरू होनी है, उनके विचार भी हमने सुने और जो जिनके पास तजुर्बे का भरपूर खजाना है उनके विचार भी हमने सुने। जो प्रोफेसर हिस्ट्री के रिटायर्ड जेडी गुलाटी जी और प्रोफेसर पठानिया जी, जिनका समाज सेवा में भी बहुत बड़ा कार्य करते हैं, ये तो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और मुझे भी मौका मिला अपनी बात कहने का। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो ये जो हमारी परिस्थितियाँ हैं और जो हमारा वर्तमान है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है और जो करप्शन भी है, ये सब चीज़ें हैं जो और समाज में भी जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी एक समय पर ये सब चीज़ें रही। 1960-70 के दशक में अमेरिका में भी उतनी करप्शन थी जितनी इंडिया में है। अगर हम इतिहास पढ़ें अमेरिका का, तो वहाँ भी सिस्टम्स नहीं बने थे। जब सिस्टम्स बने तो चीज़ें सुधरनी शुरू हो गई। तो पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे सिस्टम्स में भी सुधार आया है और जो कमिटमेंट है हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में भी, अब बहुत छोटे छोटे कस्बों के गांव के बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं। तो जिनका जूता जो है काटता है, उनको ही पता है जूते की काट क्या चीज़ होती है।
तो अब आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है समाज में। जो हमारी लिटरेसी लेवल है वो भी बढ़ा है। और जहाँ तक जजेस की छुट्टियों की बात है, उसमें भी चलते चलते मैं एक कमेंट देना चाहूँगा कि आप जजेस का जो काम है उसको भी आप देखिए, सिर्फ छुट्टी मत, आप ऐसा नहीं है कि छुट्टी में वो काम नहीं करते हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्होंने इस पे काफ़ी खुलासा किया है, मुझे उनकी बातें, उनका जो इसमें जो स्पष्टीकरण था वो सुनने का मौका मिला। तो उन्होंने ये बात बहुत सही बताई कि भाई जज जो है वो सिर्फ कोर्ट में रह के जो वो कार्रवाई होती है वो तो उसकी एक बहुत ही छोटा सा अंश होता है, एक समझ लीजिए कि बस एक रूटीन का। उसके बाद वो तो एक भगवान का रूप होता है अपने आप में, क्योंकि जजमेंट देनी होती है उसको, और उसकी जजमेंट पे किसी इंसान की ज़िंदगी और मौत और किसी की पूरी संपत्ति या बहुत गहन मुद्दे होते हैं। तो उसको जजमेंट देने से पहले उसको बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और दोनों पक्षों को बहुत मोटी मोटी जो वो फाइल्स हैं उनको पढ़कर उसको जजमेंट देनी होती है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से 5 के समय में ही अपना काम करते हैं, वो ज़्यादातर समय जो है अपना अध्ययन करने में, अपनी क्षमता को बढ़ाने में, नए कानूनों को पढ़ने में, और जो उनको जजमेंट देनी होती है उसके जो ब्रीफ्स हैं उनको पढ़ने में, और सही जजमेंट देने में, लिखने में, ये सब मतलब अगर हम उस तरह से देखें तो मैं नहीं समझता कि भाई कोई वो अपने काम में कोई कमी छोड़ रहे हैं। तो हमें जो है एक टोटलिटी में चीज़ों को देखना चाहिए। फ्रेगमेंट्स में जब हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वहाँ हमेशा हमें जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम ज़्यादा देखेंगे। जब हम उसको टोटलिटी में देखते हैं, अपने पूरे समाज को जब हम एक संपूर्ण रूप में देखते हैं और जो प्रोग्रेस देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ गलत लोग हैं वहाँ सही लोग भी हैं, और जो सही लोग हैं समाज में वो ज़्यादा हैं। हम कहते हैं बेईमानी और ईमानदारी की हम बात करते हैं, तो मेरी 63 ईयर्स मेरी एज है, मैंने कम से कम 5 अखबारों में काम किया, 5 मैंने सरकारी विभागों में काम किया और महत्वपूर्ण पदों पे मैं रहा। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी बेईमानी की हो या मैंने बेईमानी में सहयोग किया हो। तो ये सब बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल बातें होती हैं। जब हम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं तो सब कुछ ही गलत है समाज में। तो मैं अपने जीवन की बात करता हूँ, मैं अपना पिछोकड़ देखता हूँ, मुझे 20 साल संस्था चलाते हुए हो गई, मुझे जो है अच्छे महत्वपूर्ण पदों पे मैंने काम किया। तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी से कोई ग्रेटिफिकेशन लिया, या मुझे ये भी याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी को बहुत बड़ा कोई ग्रेटिफिकेशन दिया। छोटी मोटी बातें हो सकती हैं जो समाज में होती हैं, मगर मैं अपना उदाहरण देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने आप को टटोलेंगे तो हम ज़रूर इस बात को सत्य पाएंगे कि समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं आज भी, और उन्हीं की वजह से समाज जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है। हम अच्छे लोगों की बातें कम करते हैं और जो गलत लोग हैं उनके बारे में बराबर बात करते हैं। जो हमारा मीडिया है वो भी जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करता है। तो कहीं ना कहीं हम उदाहरण जो है वो गलत लोगों का ही पेश करते हैं, जो कि माइनॉरिटी में है आज भी और पहले भी रहे। तो मैं तो आशावादी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का जो हमारा डिस्कशन हुआ ये बहुत गहराई में हम गए बहुत सारे मुद्दों पर, और इससे जो है जो एक पॉजिटिविटी का वातावरण जो है वो संचालित होगा, और हमारे जो श्रोता हैं उनको एक विश्वास रखना चाहिए। हमारा देश, हमारा सिस्टम जो है उसी में हमने रहना है, और जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी हमें पूरे करने हैं, और जो हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको हमको ठीक तरह से निभाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब पैनलिस्ट का, आपने समय निकाला और इस डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया, और ये मुझे लगता है एक बहुत ही लाभदायक एक रेडियो प्रोग्राम साबित होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।